वीडियो में 5 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए मेरा पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में जारी दुनिया के बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट की लिस्ट में दिल्ली एम्स इसको कौन सा स्थान मिला है? 23वां स्थान मिला है। एक्चुअली में अभी अमेरिका की इको वर्ल्ड मैगजीन ने बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट जारी की है, जिसमें दिल्ली एम्स मेडिकल कॉलेज को 23वीं रैंक मिली है। वैसे टॉप 100 की लिस्ट में भारत के 6 मेडिकल कॉलेजेस है, जिनमें भारत में टॉप पे है दिल्ली एम्स, और इस लिस्ट में ये 23वें स्थान पर है। वैसे इस लिस्ट में टॉप पे कौन है? तो अमेरिका का जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन, इसे दुनिया के बेस्ट मेडिकल कॉलेज का खिताब मिला है। अच्छा, एम्स की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये कहां पे बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा जयपुर में। तो राजस्थान की जो कैपिटल है पिंक सिटी जयपुर, वहीं पे भारत का तो दूसरा और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। और इस नए स्टेडियम में जो बैठने की क्षमता होगी यानी कि सिटिंग कैपेसिटी होगी वो कितने लोगों की होगी? 75,000 लोगों की होगी। तो अभी बीसीसीआई ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को इसे बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए की वित्तीय अनुदान भी दिया है। अच्छा, आपको तो पता ही होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये कौन सा है और कहां पर है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कि मिलेगा आपको अहमदाबाद गुजरात में, और इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 1,10,000 लोगों की है। उसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में, जिसकी कैपेसिटी है 90,000 लोगों की। और अब ये जयपुर में बनेगा तीसरा सबसे बड़ा, जिसकी कैपेसिटी होगी 75,000 लोगों की। देखो, स्टेडियम से 2 पॉइंट मैं आपको और बताऊंगा। एक तो आपको याद होगा पंजाब का जो मोहाली हॉकी स्टेडियम है, अभी उसका नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा गया है। उसी तरह से आपको पता है राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है, उड़ीसा के राउरकेला में, और अभी उस हॉकी स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया, बिरसा मुंडा स्टेडियम। और एक प्रश्न मैंने आपसे वैसे तो कई बार पूछा है, लेकिन फिर भी बताइए, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ये कहां पर है? तो अगर आपने किसी स्टूडेंट ने इसको नहीं याद किया, नहीं पढ़ा एक बार भी, तो उसे लगेगा कि बिरसा मुंडा स्टेडियम ये बन रहा है उड़ीसा में, तो एयरपोर्ट भी वहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आपको मिलेगा रांची में, रांची झारखंड में, तो ये ध्यान रखना। फिर बताइए, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने शॉप्सी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा फ्लिपकार्ट ने। तो अभी फ्लिपकार्ट ने शॉप्सी नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिससे कि आप बिना किसी निवेश के, इन्वेस्टमेंट के अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अच्छा, फ्लिपकार्ट से आपको याद होगा अभी तेलंगाना के साथ मिलकर के इसने एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया था, जिसका नाम है मेडिसिन फ्रॉम स्काई, जिसमें मतलब दवाइयों को ड्रोन के माध्यम से भेजा जाएगा। देखो, वैसे तो फ्लिपकार्ट की स्थापना होती है 2007 में, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और इसके फाउंडर थे कौन? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। लेकिन वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। लेकिन अब तो इसे वॉलमार्ट ने खरीद लिया है, तो वर्तमान में इसके सीईओ याद रखना कल्याण कृष्ण मूर्ति। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में सर्बिया में जो सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट हुआ था, वो खिताब किसने जीत लिया? तो आंसर होगा निहाल सरीन ने। तो सर्बिया में हुआ था ये टूर्नामेंट, कौन सा? सिल्वर लेक ओपन चेस टूर्नामेंट, जिसे जीत लिया किसने? निहाल सरीन ने। अच्छा, सर्बिया की कैपिटल क्या होती है? बेलग्रेड होती है। सर्बियन दिनार करेंसी है। और सर्बिया से एक महान टेनिस प्लेयर का नाम आपको याद रखना है, नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं ये। क्या नाम है? नोवाक जोकोविच है। टेनिस प्लेयर हैं ये नोवाक जोकोविच, याद रखना। और चेस से आपको याद आता होगा, अभी कल परसों ही हमने पढ़ा है, दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? अभिमन्यु मिश्रा बन गए हैं। ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। अच्छा, वैसे भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? तो डी गुकेश हैं। और 68th नंबर के हमारे ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? अर्जुन कल्याण है। ये तमिलनाडु से हैं। जबकि पहले ग्रैंड मास्टर का नाम था विश्वनाथ आनंद, और इनकी ऑटोबायोग्राफी भी आई थी पिछले साल, उसका नाम क्या है? माइंड मास्टर उसका नाम है। और पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इन्हीं को मिला था। चलो, अब तो ये बताओ, देश की पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? तो याद रखना एस विजय लक्ष्मी उनका नाम है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली बार चेस एकेडमी ये कहां पे खुलेगी, तो इसका आंसर क्या होगा? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। और चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड में। और वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे।
फिर बताइए, हाल ही में भारतीय सेना में चलता फिरता पुल जिसे कहते हैं शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम, इसको शामिल किया गया है। इसका निर्माण किसने किया? तो आंसर होगा डीआरडीओ ने। तो ये जो ब्रिजिंग सिस्टम है खासतौर पर पाकिस्तान की सीमा पर बहुत काम आने वाला है, जहां पर चौड़ी नदियों, नालों और नहरों को पार करना होता है हमारे सैनिकों को। और इस सिस्टम की खास बात यह है कि इसमें 5 पुल जोड़े जा सकेंगे, यानी कि 50 मीटर तक की नदी को आराम से पार किया जा सकेगा। तो भारतीय सेना को इस तरह के कितने शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम मिले हैं? तो 12 मिले हैं। और इन स्वदेशी ब्रिजिंग सिस्टम की जो लंबाई है एक की 10 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है। और इस तरह के 12 सेट मिले हैं। और बनाया किसने? डीआरडीओ ने बनाया है, लार्सन एंड टुब्रो के सहयोग से। अब डीआरडीओ ने बनाया, डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। स्थापना होती है 1958 में। अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और इसका मोटो क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन नॉलेज, बलस्य मूल्यम विज्ञानम। डीआरडीओ दिवस कब मनाते हैं? वैसे 1 जनवरी को। और आपको याद होगा कोरोना के इलाज के लिए डीआरडीओ ने 2DG 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज दवा बनाई थी। और ऑक्सी केयर सिस्टम बनाया था डीआरडीओ ने, जो कि मरीज को दी जाने वाली ऑक्सीजन को कंट्रोल करेगा। उसी तरह से डीआरडीओ ने सीआरपीएफ के जवानों के लिए रक्षिता नाम से एक बाइक एम्बुलेंस भी तैयार की है। अभी डीआरडीओ ने भारतीय सेना के साथ मिलकर के भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल आसमी को भी डेवलप किया। और डीआरडीओ ने ही भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एयर ड्रॉप्ड कंटेनर भी बनाया है, जिसका नाम रखा है सहायक एनजी। अच्छा बताइए, डीआरडीओ ने अभी किसे साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया? तो आंसर होगा हेमंत कुमार को। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक से हटने की घोषणा कर दी है? तो आंसर होगा सेरेना विलियम्स ने। तो टोक्यो ओलंपिक ये कब से शुरू हो रहे हैं? अभी 23 जुलाई को ये शुरू हो रहे हैं, जो कि चलेंगे 8 अगस्त तक। और ये फेमस टेनिस प्लेयर हैं, क्या नाम है? सेरेना विलियम्स, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक से हटने की घोषणा कर दी है। कहाँ की टेनिस प्लेयर हैं ये? किस देश की हैं? यूएसए की हैं ये। और याद रखना, ये ओलंपिक में 4 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं और 23 बार ग्रैंड स्लैम ये जीत चुकी हैं। वैसे अभी आपको याद होगा, इसी तरह से कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पेन के जो टेनिस प्लेयर हैं, क्या नाम है? राफेल नडाल, उन्होंने भी टोक्यो ओलंपिक में खेलने से मना कर दिया था। अच्छा देखो, टेनिस की बात है ना, तो वैसे तो काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी तक 2 आपके ग्रैंड स्लैम हो गए, वो आप याद रख लो बस। अभी लेटेस्ट जो हुआ था आपका फ्रेंच ओपन 2021, उसमें वुमेन सिंगल टाइटल और मेन सिंगल टाइटल याद रखो। तो एक तो ये भी याद रखो, फ्रेंच ओपन को रोलैंड भी कहते हैं और ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। इसमें वुमेन सिंगल टाइटल जीता था किसने? बारबोरा क्रासिकोवा ने, जो कि चेक रिपब्लिक की प्लेयर है। और इन्होंने किनको हराया, यानी कि रनर अप कौन रही उपविजेता? तो अनास्तासिया रही, जो कि रशिया की प्लेयर है। जबकि मेन सिंगल टाइटल जीता नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के प्लेयर है। और इन्होंने किनको हराया? उपविजेता कौन रहे? मतलब स्टेफानोस सित्सिपास रहे, जो कि ग्रीस के प्लेयर है। ये तो फ्रेंच ओपन की बात होगी। ऑस्ट्रेलियन ओपन भी याद रख लो। और ऑस्ट्रेलियन ओपन देखो याद रखना आसान रहेगा, क्योंकि जो फ्रेंच ओपन का मेन सिंगल टाइटल जीता है ना नोवाक जोकोविच ने, उन्होंने ही ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेन सिंगल टाइटल जीता था। तो मेन सिंगल टाइटल तो आपको याद हो जाएगा। बाकी वुमेन सिंगल टाइटल ध्यान रख लो, नाओमी ओसाका ने जीता है, जो कि जापान की प्लेयर है। एक अवार्ड में आपको और बताऊंगा, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021। इसमें पुरुषों का खिताब जीता था किसने? राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन के प्लेयर हैं, जिन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। और महिलाओं का सम्मान जीता था किसने? नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान की प्लेयर है। अच्छा मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? देखो मैंने आपको कई बार बताया, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। और कई बार यहां से एक स्टैटिक प्रश्न पूछा जाता है सिंपल सा, कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है? तो याद कैसे रखोगे? पहला और आखिरी वाला, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये तो होता है हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन आपका ग्रास कोर्ट पे होता है। तो क्या प्रश्न था कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? तो विंबलडन ओपन है। और विंबलडन ओपन में आपको क्यों जोर दे रहा हूं उस पर, क्योंकि पिछले साल 2020 में कौन सा वाला ग्रैंड स्लैम रद्द कर दिया गया था? तो वो विंबलडन ओपन ही था। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हो गया? तो आंसर होगा ग्रीस। अभी आपको याद होगा हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, ये ग्रीस की यात्रा पर गए हुए थे। तो उसी यात्रा के दौरान ग्रीस इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हो गया है।
और वैसे आपको बता दूं, अभी एक आध महीने पहले ही यानी कि मार्च में ही इटली भी इसमें शामिल हुआ था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में। 2015 में जो पेरिस में कोप 21 संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन का 21वां सत्र हुआ था, उसी के दौरान इसकी स्थापना की थी। किसने? भारत और फ्रांस ने मिलकर के। और इसका उद्देश्य क्या है? जीवाश्म ईंधन पर ऊर्जा की निर्भरता को खत्म करके सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको गुरुग्राम हरियाणा में। एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर आपको भारत में मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक का नाम क्या है? अजय माथुर है। और आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा भी था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में संशोधन लागू करने के बाद डेनमार्क इस समझौते की पुष्टि करने वाला पहला देश बन गया था। बाकी ग्रीस की बात करेंगे तो ग्रीस की कैपिटल क्या होती है? एथेंस होती है। और आपको याद होगा, पहला जो ओलंपिक है वो एथेंस में ही हुआ था 1896 में। और ग्रीस के एक टेनिस प्लेयर भी हैं, स्टेफानोस सित्सिपास उनका नाम है। अभी फ्रेंच ओपन 2021 में रनर अप रहे थे, ये उपविजेता रहे थे। अच्छा, एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप बताइए भारत का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो याद रखना, दुर्गापुर में। ये आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में ब्रिटेन के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा साजिद जावेद। तो अभी मैट हैनकॉक के इस्तीफे के बाद पूर्व ब्रिटिश वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर साजिद जावेद इनको स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया है। अभी ब्रिटेन की महारानी ने नियुक्ति को मंजूरी भी दे दी है। और इससे पहले ये पाकिस्तानी मूल के जो साजिद जावेद हैं, इन्होंने वर्ष 2018-19 तक गृह मंत्री के रूप में भी काम किया है। तो ब्रिटेन के नए स्वास्थ्य मंत्री होंगे अब साजिद जावेद, ये पाकिस्तानी मूल के हैं। बाकी वीणा जॉर्ज अभी केरल की स्वास्थ्य मंत्री बनी थी ये। रमेश पंवार आप जानते हो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच बने। और रेखा मेनन नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी है ये। देखो, ब्रिटेन की कैपिटल लंदन है। और कुछ समय पहले एक ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स आया था, उसमें लगातार 9वें साल दुनिया का सबसे आकर्षक शहर रहा लंदन। यहाँ की करेंसी है पौंड स्टर्लिंग। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। और इस बार आप जानते हो G7 समिट की जो अध्यक्षता है वो ब्रिटेन के पास ही है। ये आपको याद होगा, सेल्फ ड्राइविंग कारों के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना? यूके। और भारत में ब्रिटिश हाई कमिश्नर का नाम क्या है? अलेक्जेंडर एलिस है। और ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर कौन है फिर? गायत्री कुमार है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में चर्चा में रहे सुमित मलिक का संबंध किस खेल से है? तो ये रेसलिंग करते हैं, रेसलर हैं। नाम है सुमित मलिक। 125 किलोग्राम वर्ग में ये रेसलिंग करते हैं। और वैसे अभी कुछ समय पहले इन्होंने 125 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी किया था। लेकिन अभी इनका नाम न्यूज़ में क्यों आ गया? क्योंकि अभी डोपिंग मामले में इन पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। डोपिंग मामले मतलब प्रतिबंधित दवाओं का इन्होंने सेवन कर लिया, उस कारण से। अच्छा, रेसलिंग को रेगुलेट करने वाली बॉडी का नाम क्या है? जैसे चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी होती है आपकी फिडे, हॉकी को रेगुलेट करने वाली बॉडी हो गई आपकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। उसी तरह से रेसलिंग को रेगुलेट करने वाली बॉडी आपकी है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। और इसका हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड में ही मिलेगा। और इन पे प्रतिबंध लगाया है वाडा ने। वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मॉन्ट्रियल कनाडा में। वैसे मॉन्ट्रियल कनाडा में आपको इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर मिलेगा। और एक नाडा भी होती है, नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुनील शेट्टी हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस बैंक ने सलाम दिल से पहल को शुरू किया है? तो आंसर होगा HDFC बैंक ने। तो आपको पता है, डॉक्टरों ने महामारी के दौरान और खास तौर पे पिछले 1.5 सालों से कोरोना के दौरान जो काम किया है, उसके लिए उन्हें कोरोना वॉरियर्स भी कहा जाता है। तो अभी HDFC बैंक ने देश भर के डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनका आभार व्यक्त करने के लिए सलाम दिल से पहल को शुरू किया है। और इसी पहल के हिस्से के रूप में एक वेबसाइट भी बनाई गई है salamdilse.com, जहां पे आम जनता भी जाकर के डॉक्टरों के लिए धन्यवाद संदेश दे सकती है, उनका आभार व्यक्त कर सकती है। बात HDFC बैंक की है। देखो, HDFC बैंक की बात करेंगे, हेडक्वार्टर मुंबई में हो गया। इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो शशिधर जगदीशन है। अभी पार्ट टाइम चेयरमैन बने थे अतनु चक्रवर्ती। टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड।
इसी तरह से आपको याद होगा HDFC बैंक ने स्मार्ट उन्नति नाम से एक कार्यक्रम भी शुरू किया था। उसके अलावा HDFC बैंक ने कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल सेवा पोर्टल पर चैटबॉट ईवा को भी लॉन्च किया था। और HDFC बैंक ने ही 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना की भी घोषणा की थी। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस महासंघ को राष्ट्रीय खेल महासंघ यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन। तो देखो, जैसे हर खेल की एक ऑफिशियल बॉडी होती है, जैसे कि हॉकी के लिए हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया हो गई, क्रिकेट के लिए BCCI हो गई, तो अब एक नया खेल है किक बॉक्सिंग, तो उसके लिए भी हमें चाहिए, तो वो है वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन। तो अब इसको राष्ट्रीय खेल महासंघ का दर्जा दे दिया गया है। देखो, एक तो बॉक्सिंग होती है मुक्केबाजी जिसमें आप केवल हाथ चला सकते हो, और एक होती है किक बॉक्सिंग जिसमें हाथ के साथ साथ आप किक भी मार सकते हो। फिर बताइए, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी कारोबार के लिए दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बिनांसे को प्रतिबंधित कर दिया? तो आंसर होगा ब्रिटेन ने ही। तो अभी ब्रिटेन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बिनांसे पर बैन लगा दिया है। तो इस प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री की जाती थी, पर अभी इसे बंद कर दिया है। किसने? ब्रिटेन ने। इसके अलावा आपको याद होगा, अभी बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित करने वाला पहला देश कौन सा बना था? एल सल्वाडोर। बिटकॉइन याद रखना, ये सबसे पुरानी क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? एक वर्चुअल करेंसी होती है, डिजिटल करेंसी, जो कंप्यूटर पे उपलब्ध होती है, यानी कि डिजिटली रूप में उपलब्ध होती है, रियल में इसका अस्तित्व नहीं है। जैसे कि आपकी जो पैसे हैं, करेंसी है, उसका रियल में अस्तित्व है, आप हाथ लगा सकते हो, उस तरह से नहीं है ये। और बिटकॉइन के जनक किसे कहा जाता है? जापान के हैं सातोशी नाकामोतो, उनको 2009 में उन्होंने बनाई थी। अच्छा, फेसबुक की जो क्रिप्टो करेंसी है, पहले उसका नाम रखा था लिब्रा, लेकिन अभी नाम बदल के क्या कर दिया? डायम कर दिया। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था, अभी किस राज्य सरकार ने जन सहायक आपका सहायक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा हरियाणा ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना।